बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा। और इसके साथ साथ अगर आज हम मौसम की बात करें तो आज मुल्तान में धुंध है काफ़ी, और इस मौसम में हमेशा मैं एक बात करती होती हूँ, इस मौसम में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ जिस तरह हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक के हवाले से भी हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि उसमें जो है वो ट्रैफिक हमारी ज़्यादा होती जा रही है। लोगों में हादसात भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा केयर किया करें क्योंकि ये टाइम होता है और सब लोग ऑफिस भी जा रहे होते हैं, बच्चे स्कूल की तरफ भी जा रहे होते हैं, तो लिहाजा इसमें एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। मुल्क की सूरत हाल जो आपको पता है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। बस अल्लाह ताला से दुआ करने की ज़रूरत है कि हमारा प्यारा मुल्क जो है वो बिल्कुल एक पुरअमन तरीके से चले। और इसके साथ साथ जिस तरह आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात को फेस कर रही है, इस टाइम हमारे हुक्मरानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने की, कि अब तमाम जितने भी अनाए हैं, आपकी तल्ख कलामियाँ हैं, इनको बंद करने की ज़रूरत है और मुल्क के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहा है। अवाम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रही है। हर बंदा जो है, आपको डिप्रेशन और एंजाइटी, अब ये चीज़ें जो हैं साइकोलॉजिकली इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हुआ है। तो खुदारा इन चीज़ों से हमें जो है वो लड़ने की भी ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने बारे में जो कहते हैं ना, हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको भी समझने की ज़रूरत है। ये नहीं कहीं ना कहीं हम लोगों को ब्लेम कर रहे होते हैं, खुद थोड़ा अपने ऊपर भी नज़र दौड़ाएं कि हम लोग खुद क्या कर रहे हैं। तो इस पर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने की। और साथ ही जिस तरह कल एक सानिया पेश आया, पेशावर में बम ब्लास्ट हुआ और उसमें काफ़ी लोगों की जानें चली गई। बस करने एक दफ़ा फिर से ये एक दहशत गर्दी वाले वाक़यात जो हैं वो फिर से जाग उठें। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, किसकी नज़र लग गई है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा धंसते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मुल्क की सूरत हाल जो है वो कहीं पे भी सुधरती हुई नज़र नहीं आ रही, मज़ीद बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। तो खुदारा हमारे जो हुक्मरान हैं, हम सबकी रिक्वेस्ट है आवाम की तरफ, क्योंकि हम जिस जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं हम लोग आवाम की आवाज़ बनकर बैठे हुए हैं। हमारी ज़रूरत है कि हमारे हुक्मरान इस टाइम सिर्फ मुल्क के बारे में सोचें, अपने इक़्तिदार के चक्करों से बाहर निकलें और सिर्फ मुल्क के बारे में सोचें। हमारा मुल्क है तो हम उसी से हैं, अगर मुल्क को कुछ हो गया तो हम तो किसी काम के भी नहीं हैं। तो लिहाजा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्लीज़ तमाम लोग जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों और अपने मुल्क को बचाएं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी ज़ियाउद्दीन अमान साहब, जो कि हर्बलिस्ट हैं, वाइस प्रिंसिपल मुल्तान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मुल्तान से भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसी के साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर अली रियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप अली? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। वैसे वेलकम आपको भी। थैंक यू। हाँ, ये वेलकम कर दिया तुमने मुझे। हाँ। अच्छा जी, इसके साथ ही आज हम मुल्तान की टॉप स्टोरीज भी डिस्कस करेंगे अली से। और इसके साथ साथ जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करने जा रहे हैं टॉन्सिल्स पे। टॉन्सिल्स क्या है, कैसे होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, एहतियात कैसे हो सकती है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं बच्चों में ये जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा, बड़ों में खैर मुझे भी बड़ी वैसे इसकी शिकायत रही, मैंने तो ऑपरेशन भी हुआ है, लेकिन आज इनसे ज़रा सा डिटेल से पूछेंगे कि इसका इलाज जो है वो कैसे मुमकिन है। सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो आपका और तमाम पैनल का जो है शुक्रिया कि एक बार फिर जो है मैं गुफ्तगू होने के लिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और जो आपने टॉपिक रखा है बहुत अच्छा और मौसम के मुताबिक टॉपिक है। आजकल टॉन्सिल्स की, कफ की, फ्लू की, कैटरा की बहुत ज़्यादा जो है अलामात आ रही हैं और पेशेंट आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्म इंसानी के अंदर जितने भी आर्गन्स बनाए हैं उनका एक बहुत बड़ा वर्क है और वो कोई भी ऐसा नहीं है जो इंसान की सेहत के लिए बेहतर ना हो। हमारे थ्रोट के पीछे दो पैड्स रब्बे कायनात ने रखे जो छोटे छोटे गोलों की शक्ल में हैं, जिन्हें हम टॉन्सिल्स कहते हैं। ये हकीकत में रब्बे कायनात ने एक गार्ड जिस्म इंसानी में रखे कि जब कोई
बैरूनी फासिद मादे या बैक्टीरिया या वायरस जब अंदर जो है जाने लगता है तो ये वहाँ पर उसे रोक लेते हैं, और जब ये उन्हें रोकते हैं तो उनकी वजह से ये इफेक्ट होते हैं और इनके अंदर सूजन आना शुरू हो जाती है, जिसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। ये सूज जाते हैं और वायरस को अंदर जाकर और ज़्यादा या बैक्टीरिया को अंदर जाकर और ज़्यादा जो है डिस्टरबेंस करने से रोकते हैं। तो ये ज़्यादातर जो टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम आता है ये टीनेजर में आता है, 5 साल से लेके बल्कि 2 साल से लेके 15 साल के बच्चों में बहुत ज़्यादा आता है। उसकी वजूहात कुछ हैं कि एक तो बच्चे जो है वो ग़िज़ाई बेइतदाली करते हैं और वो जो चीज़ें अनहाइजेनिक होते हैं वो भी खा लेते हैं। स्कूल गोइंग होते हैं, स्कूल में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो अनहाइजेनिक होती हैं, वो खाते हैं। उसके साथ अगर साथ बैठा हुआ बच्चा जो है वो टॉन्सिल्स का या फ्लू का जो है इफ़ेक्ट है तो वहाँ से भी वायरस या बैक्टीरिया लेते हैं और उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। टॉन्सिल्स जब सूज जाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आते हैं। एक तो गले के अंदर दर्द जो है, इसका सोर थ्रोट होता है, गले में दर्द होता है। इसके साथ जो है हलक में से कोई चीज़ जाना जो है नीचे उतरना बहुत मुश्किल हो जाती है। साथ टॉन्सिल्स जब इफेक्ट करते हैं तो उसके साथ जो है वो फीवर का, हाई ग्रेड फीवर का भी हो जाता है। इसी तरह जो है टॉन्सिलाइटिस की वजह से हमारे नेक के, गर्दन के इर्द गिर्द जो लिम्फ नोड्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज भी जो है वो भी सूजन का शिकार हो जाते हैं। और अगर यही टॉन्सिलाइटिस थोड़ा सा लंबा अरसा तक रह जाए तो हमारे कानों पर भी इफेक्ट पड़ता है कि हमारी जो है सुनाई जो है वो कम हो जाती है, ओटाइटिस हो जाता है जिसकी वजह से कानों में भी सूजन हो जाती है और अंदर सूजन होती है जिसकी वजह से सुनाई का भी प्रॉब्लम आता है। इसी तरह बार बार कैटरा होने से और बार बार जो है फ्लू होने से, इन्फ्लुएंजा होने से नाक के खदूद बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से अक्सर जो है नाक में इरिटेशन रहती है और नाक के पॉलिप्स जो है बढ़ जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। मतलब टॉन्सिल्स की वजह से काफ़ी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सी मुश्किलात का। और जब टॉन्सिल्स असल में इफेक्ट तो बैक्टीरिया करता है, स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो बैक्टीरिया की एक किस्म है, वो इस पर ज़्यादा इफेक्ट करती है या वायरस इफेक्ट करता है। तो उससे बचने के लिए जो है हमें जो सूरत हाल है वो ये है कि बच्चों को एक तो जैसे ही टॉयलेट से फारिग हों उस वक्त हाथ धुलाएं, खाना खाने से पहले हाथ धुलाएं, खाने के बाद हाथ धुलाएं। उन्हें ये सिखाएं कि जब उन्हें छींके आएँ या फ्लू हो या खांसी आए तो मुंह पे हाथ रखें या टिश्यू रखें, तो उसके बाद फ़ौरन हाथ धुलाएं। ये एक प्रिवेंटिव जो है मेजर्स हैं, ये अगर कर लिए जाएं तो काफ़ी बेटरनेस होती है। उसके बाद इसमें जो है जो आम सूरत हाल होती है जब टॉन्सिलाइटिस होते हैं तो बच्चा एक तो बहुत ज़्यादा जो है सुस्त हो जाता है, सुस्त रवि का शिकार हो जाता है, काहिल हो जाता है, उसे भूख नहीं लगती है। भूख इसलिए नहीं लगती है कि जब वो खाता है तो उसके गले में दर्द होता है और खाना पीना उसका रुक जाता है, जिसकी वजह से खाना पीना जब पूरी तरह से नहीं होगा, ग़िज़ा अंदर नहीं जाएगी तो उसका मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब होगा, वो कमज़ोर होता चले जाएगा। और बार बार उसे अगर टेम्परेचर हो रहा है उसकी वजह से, तो ये भी एक जो है ठीक काम नहीं है। तो मुख्तलिफ सूरत हाल होती हैं। एक हम इसको दो कैटेगरीज में हम लेते हैं, एक होता है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, दूसरा होता है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट जो है वो तो मेजर्स जो है हमारे, उनको अगर सामने रखा जाए, गरारे किए जाएं, नमक के गरारे कर दिए जाएं, गर्म पानी के गरारे कर दिए जाएं, या इस तरह दालचीनी के और हल्दी पानी में डाल के उसके गरारे करवा दिए जाएं, तो जो हैं एक्यूट वो तो आसानी से ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक होते हैं वो काफ़ी अरसे तक रहते हैं। और क्रॉनिक में ये भी होता है कि वो इनहेरिटेंस की तरफ से भी आ रहे होते हैं कि अगर माँ बाप में किसी को जो है वो टॉन्सिल्स थे तो वो इधर बच्चे में भी इफेक्ट करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पर
ट्यूबरकुलोसिस में आज़्म जो है, टीबी के असरात कहीं ना कहीं खानदान में ऊपर जाकर मिलते हैं, जिसकी वजह से वो टॉन्सिल्स बहुत अरसे तक रहते हैं। और इन टॉन्सिल्स की वजह से जब हमारे ये गदूद, गर्दन के गदूद जो है, लिम्फ नोड्स जो है, वो उनमें सोजन आती है, तो हम उसे मेडिकल लैंग्वेज में तो ट्यूबरकुलोसिस ऑफ सैक्रोफिलाज कहते हैं। तो वहां पर भी हमें उसकी तरफ देखना पड़ता है। ठीक है, इस पे मजीद भी बात करते हैं। साथ साथ ये भी जानते हैं अली से कि मौसमी शिद्दत जिस तरह अभी कोहरे अभी पड़ा, धुंध भी है, अभी दोबारा से आ गई है, बारिश अभी इस तरीके से नहीं हुई, लेकिन फसलों पर इसके जो बड़े असरात पड़े हैं उस हवाले से भी जानेंगे। जो गंदम पे इसके असरात हुए हैं उसके बारे में बताइएगा। अभी जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो क्रॉप है, जिसको स्टेपल फूड भी कहते हैं, वो हमारी गंदम है। गंदम खासी इंपॉर्टेंस जैसे गुजरा, जो अर्ली जो सोइंग थी वो तो खासी सेव है अब, क्योंकि अब जनवरी का महीना अपने खिताम को पहुंच चुका है, तो दूसरा पानी भी देना है। तो दूसरे पानी में ये होता है कि खाद का बहरान चाह रहा होता है, तो अब देखें आपने स्टार्ट के दिनों में यूरिया खाद का बड़ा इशू चाह रहा था, तो अब वो मिनिमाइज होता जाएगा। इधर वे के वज़ीर आज़म साहब की जानिब से भी एक बड़ा पैकेज दिया गया, रिलीफ पैकेज दिया गया, जिसमें 2200-2300 के फिक्स प्राइस, लेकिन उसके अलावा हमने देखा है कि मार्केट में यूरिया का जो एक बैग है वो 2700 तक मिल रहा था। तो अब वो चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए, क्योंकि जब बारिश होती है तो एक तो कुदरती उनको जो नाइट्रोजन हवा में है वो मिल जाती है फसल को। दूसरा, अभी जो फसल जो थी अभी स्टार्ट में, अब टिल्डिंग स्टेज पर आ चुके, गोब की हालत में सिट्टे बनना शुरू हो जाएंगे अभी, तो इस सारी सूरत हाल में दूसरा पानी चाहिए और आधी बोरी यूरिया चाहिए। तो एक तरफ जो काश्तकारों को जो पूरा सिनेरियो चल रहा था खाद की किल्लत का, खाद की ओवर चार्जिंग का और ब्लैक मेलिंग का, तो वो थोड़ा सा मिनिमाइज होगा, क्योंकि एक तो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत, जब बारिशें पिछले दिनों में थोड़ी सी हल्की फुल्की हुई हैं, लेकिन उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। कोहरे से ये सूरत हाल जो खासी बेहतर रहती है, क्योंकि जब ज़मीन के अंदर से, बीज के अंदर से शगुफ़े निकल रहे होते हैं, तो शगुफ़े खिलने के दौरान कोहरा बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो डाउन होना चाहिए, कम होना चाहिए, वो खासी बेहतर है। अभी जो सूरत हाल खासी नॉर्मल है जुनूबी पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला मुल्तान में अगर बात करें, तो आज भी जैसे 31 जनवरी है और आज आखिरी जनवरी का जो दिन है, खासा सुबह से ही देखें हर दिन का काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुकी है। ह्यूमिडिटी राइज कर गई है, 100 पे चली गई है, और टेम्परेचर जो है बिलो द 10 आ गया है, अगर 7 डिग्री सुबह था मिनिमम, तो इट्स मीन दैट कि ये फेवरेबल है। अब जिन्होंने पानी देना है वो भी खास क्या रखें, जाहिर सी बात है कि अब अगर पानी देने का, अब क्योंकि नहरी पानी का तो खासा इशू चल रहा है, तो ट्यूबवेल है, तो उसमें खास क्या रखने की जरूरत है। हाँ, एक ज़रूरी चीज़ ये होगी कि आइंदा दिनों में जैसे सिट्टे खिलने का अमल शुरू हो जाएगा, और अभी जो चल रहा है, और अगेती काश में तो जो यानी कि जो अर्ली सोइंग थी, टाइमली सोइंग थी, उसमें चीज़ें खासी बेहतर है, तो वहाँ पर जो फार्मर्स उनको खास क्या रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कोहरा अगर ज़्यादा पड़े जिसके सम हाउ इतने चांसेस नहीं है, क्योंकि महंगा मौसम जन्म से कहा यह जा रहा है कि मगरबी हवा का सिलसिला अपर एरिया में तो रहेगा, सम हाउ अगर हमारे यहाँ आता है तो उसमें काश्तकार को हिफाजती इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि फेब का वो महीना खासा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेकंड पानी के बाद से अब ये वो स्टेजेस होंगे जहाँ पर चीज़ें फाइनलाइज होना शुरू हो जाएंगी, सिट्टे खिलना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद फिर दूधी हालात में फिर दाने बनने का अमल शुरू हो जाएगा। तो ये खासी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पानी का खास क्या रखना पड़ता है फार्मरों को। तो अगर इस सूरत में डेंस फॉग हो जाती है, टेम्परेचर बिल्कुल डिक्रीज कर जाता है, और रात में अगर देखा जाए नमी का तनासुब बढ़ जाता है, तो उससे खासा नुकसान पहुंचने का खतरा है। लेकिन अभी तक चीज़ें खासी कंट्रोल्ड है, और ख़ासतौर पर फार्मर्स के लिए अभी का जो मौसम है खासा फेवरेबल है, क्योंकि अभी दूसरा पानी देना है, ह्यूमिडिटी राइज कर जाएगी, टेम्परेचर भी नीचे रहेगा, अच्छा रहेगा, तो उससे खासा उनको फ़ायदा होगा। और यूरिया खाद का जो इशू वो भी खासा जो है रिजॉल्व होगा। अगर आजकल में हल्की फुल्की बारिश हो जाए तो सोने पे सुहागा है, तो उनको काश्तकारों को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि जो अगर उन्होंने यूरिया खाद की एक बोरी देनी है, उनकी सम हाउ 30% कम हो जाएगी, आधी दे देंगे या उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, इससे फ़ायदा पहुंचेगा। अभी मौसम खासा बेहतर है, उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तक तो बेहतर ही रहेगा, अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आने वाले दिनों में गुज़श्ता साल की तरह अर्ली हीट वेव आती है, जैसे कि मार्च में आपने फील किया होगा टेम्परेचर, अब देखिए वो पूरा एक पुराना नेचर की ना पूरी चेन है कुदरत की, कि अगर मार्च में अर्ली हीट वेव आई, टेम्परेचर राइज कर गया, तो आपका मानसून स्पेल एक्टिव रहा। अनएक्सपेक्टेड जो रेन स्पेल जून जुलाई में रहा, जिससे हमारी फसलों को बहुत नुकसान, सैलाब भी आए, सारी सूरत हाल रही, बहुत ज्यादा पिछले साल जो हमारा रहा वो बहुत ज्यादा हमने मुश्किल काटा। तो उसका नुकसान देखिए कि ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है, क्लाइमेट चेंज। अब हम इस चीज़ को सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों को कहकर चुप हो जाते हैं, लेकिन ये एक बड़ी रीज़न है। आप फूड क्राइसिस है, ठीक है,
दहशतगर्दी भी है, ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से इंडिया ने इफेक्ट नहीं होना, पाकिस्तान ने इफेक्ट नहीं होना, ईरान ने इफेक्ट नहीं होना, अफगानिस्तान ने इफेक्ट नहीं होना, पूरी दुनिया ने इफेक्ट होना, पूरी दुनिया इट विल बी डैमेजिंग, होंगे, पूरी दुनिया में स्टार्ट होगी। और अगर अब इस सिनेरियो में अगर बड़े सिनेरियो में देखें तो दुनिया तो फिर कुछ और प्लान कर रही है ना। अच्छा ये मतलब ये इसी हवाले से अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो दुबई में बारिश नहीं होती थी, वहाँ पर एक मसनूई बारिश जो है वो करवाई जाती हाँ, थी। मौसमी बारिश से तो बल्कि रिसेंटली मैंने आपको स्टेटसेस भी देखे यार, मैं हाँ, मतलब वहाँ के लोग भी जो है वो इस हवाले से कहते हैं कि मैं समझी अच्छा शायद ये ना ये मसनूई बारिश ही हो रही है, बट उन्होंने नहीं, कुदरती बारिश हो रही है, क्योंकि वहाँ पर कभी भी सहरा में तो बारिश हुई भी नहीं, तो वहाँ पर डेजर्ट में बारिश हुई और अच्छी खासी बारिश हुई, और जो वहाँ पर तकरीबन कुछ 4-5 दिन मुसलसल बारिशों का ही सिलसिला रहा और काफ़ी हद तक वहाँ के एक मौसम भी चेंज हो गया वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है वहाँ जहाँ इतनी गर्मी पड़ती थी वो ऐसा मौसम हो गया कि वहाँ पे ठंड थी। बिल्कुल, आप देखें ना दुनिया अब आज मैं सुबह एक न्यूज़ स्टोरी पढ़ रहा था, न्यूज़ आर्टिकल, उसमें लिखा होता है जितने तरक्की याफ्ता ममालिक है ना वो ये सोच रहे हैं कि अपनी ज़रूरत की चीज़ों में खुद कफील हों। एट दैट पॉइंट दे आर थिंकिंग कि हम किसी और डिपेंड। अब खुद कफील होने का मतलब ये कि अगर वहाँ पर उनके मिसाल के तौर पर डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में दिन तो होता ही नहीं है, रातें ही है, वहाँ पर टेम्परेचर तो डाउन है, वो फिर गर्मी की सब्जियां कैसे उगाएंगे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में? कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट लोग अपने क्लाइमेट को अपने हिसाब से बदल रहे हैं हाँ। क्योंकि उनको अपनी जरूरत की चीजें चाहिए। अब वहाँ जो बंदा रह रहा है उसको तो आम मिसाल के तौर पर चाहिए ना, या कोई ऐसी गंदम चाहिए जो उनकी रेगुलर फूड्स हैं, लेकिन इसको यूटिलाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हाँ। हम नेचर को क्या दे रहे हैं? हम एक तरफ तो ये है कि दुनिया इस पहर पर है कि वो लोग यहाँ है, और हम कहाँ पर हैं कि हमारे यहाँ एक सैलाब अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेल रेन का आ जाता है तो हमारी कॉटन डैमेज हो जाती है। कॉटन की सूरत हाल ये है कि आप देख लें 1200 से ज्यादा हमारी जिनिंग इंडस्ट्रीज है। जिनिंग इंडस्ट्री तबाह क्योंकि 400 कुछ चली है, लूम इंडस्ट्री तबाह, स्पिनिंग इंडस्ट्री तबाह, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी 50% पार्शली चल रही है। और हमारी अगर बात करें, सबको पता है कि फैसलाबाद में कितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो गई है। हाँ। क्यों? 1 करोड़ 60 लाख की हमारी बेल्स की डिमांड है, हमारे पास आई सिर्फ और सिर्फ जनवरी में 46 लाख बेल्स हैं। अब जनवरी खत्म हो गई, अब एक दो तक पीसीजे की रिपोर्ट आएगी पाकिस्तान कॉटन जनरल एसोसिएशन की, उसके देख लेंगे क्या आएगा। लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है, रिकॉर्ड जो ऑफ द रिकॉर्ड्स हैं और जो जराये से तो चल रहा है कि ले देकर मैक्सिमम 50 लाख बेल तक है। तो आपका गैप पड़ रहा है कितने का? 1 करोड़ 60 लाख आपको चाहिए और आपको 1 करोड़ 10 लाख बेल्स चाहिए। आपकी ये सीधी सी बात है, अगर घोड़े को घास नहीं मिलेगी तो वो करेगा क्या? और फिर अगर कॉटन नहीं हुई तो भाई आपका काश्तकार गया, आपकी चुनने वाली गई, आपकी अभी भी काफी हद तक अगर हम कपास की बात करें तो आपको कपास से उस तरीके से लोग काश्तकार जो हैं वो उसके ऊपर नहीं जाते, वो कहते हैं कि हमें नुकसान हो जाता है फसल के बाद, बहुत ज्यादा स्प्रे करने पड़ते हैं, मुख्तलिफ जो है वो कीड़े मकोड़े जो है उस पर असरअंदाज होते हैं जिसकी वजह से फसल तबाह हो जाती है। और फिर क्लाइमेट चेंज तो बहुत हुआ ना, क्लाइमेट चेंज का भी बहुत ज्यादा असर है। तो ये सारी चीज़ें अगर सामने रखी जाएं तो हमारे यहाँ कॉटन की जो फसल है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें 90s के दौर में हम बांग्लादेश को और इंडिया को कम्पीट करते थे, और फिर कॉटन फसल, ये कपास फुट्टी, ये वो एक फसल है कि जिससे काश्तकार की शादी, काश्तकार की पढ़ाई मुंसलिक हुआ करती थी। बिल्कुल ऐसे ही। अब प्रॉब्लम वहाँ है जब आपने रिजर्व प्राइस नहीं दी। अगर फार्मर स्प्रेस भी कर रहा है, अगर उसको रिजर्व, अब देखें हमारे मुल्क पंजाब में तिल काश बड़ी बढ़ रही है, 3 महीने की काश्त है, खाने वाला मुल्तान में रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। और ये सिर्फ मेरे देख कि जहां 2200 का उसका बीज था आज 10,000 रुपए का। वाई? उसकी कीमत अच्छी मिल रही है और शॉर्ट उसकी वो है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बार बार जैसे रिजर्व प्राइस लास्ट टाइम उन्होंने 5,000 दी है, गंदम का रिजर्व प्राइस आने से आपको फायदा हो गया, काश्तकार को सहारा मिलता है। प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि दुनिया में इट डजंट मैटर कि उसकी इनपुट्स कितनी महंगी पड़ रही है। प्रॉब्लम ये है कि आप एक प्रोडक्ट 5 रुपए की बना रही हो, अगर आप 2 रुपए की प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो आपको क्या फायदा? अगर कॉटन की प्राइस आज के जो कॉटन प्राइस चल रहा है, बात है डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड ज्यादा है, हमारे पास सप्लाई कम है, तो रेट आज ज्यादा है। अब हमारे कुछ जो हुकूमती इदारों के नुमाइंदे कहते हैं जी कॉटन का रेट तो अच्छा चल रहा है, तो भाई पैदावार नहीं है ना। हाँ, इसमें आपको तो कुछ है नहीं। जाहिर सी बात है, हम लोग हमेशा इंपोर्ट की तरफ गए, हमने अपनी एक्सपोर्ट को कभी बेहतर नहीं बनाने की कोशिश की। ये हवाले से इसमें मजीद भी बात करते हैं। अच्छा, जिस तरह टॉन्सिल्स की हम बात कर रहे थे, क्या आप क्या समझते हैं इसके पीछे वजूहात क्या हैं? ज्यादातर हम देखते हैं बच्चों में ये ज्यादा होते हैं टॉन्सिल्स। इसकी ज्यादा वजह जो है, एक तो उनके खाने पे तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है। जब मौसम, क्या खट्टी चीजें खाने से ज्यादा मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि
जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो ख़ास तौर पे ड्रिंक्स वगैरह बंद कर देनी चाहिए, आइसक्रीम्स वगैरह बंद कर देनी चाहिए, इस तरह खट्टी चीज़ें जो है वो बंद कर देनी चाहिए और बाहर की चीज़ों से ज़्यादा इज्तनाब किया जाए। ख़ास तौर पे केचप्स वगैरह और ये सॉसेस वगैरह ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं और उसके साथ जो हमारा माहौल है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है क्योंकि बारिशें कम से कम हो रही हैं। इस मौसम में बारिश हुई ही नहीं है, खुश्क सर्दी चल रही थी, तो खुश्क सर्दी के अंदर जो है बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अपना इफ़ेक्ट रखता है और वो असरअंदाज होता है। अगर आप थ्रू आउट इस वक्त देखें तो ये टॉन्सिलाइटिस की, कैटरा की, फ्लू की बहुत ज़्यादा अलामात चल रही हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं। उसकी वजह यही है कि वायरस बहुत ज़्यादा इस मौसम को पसंद करता है, इसमें फैलता है, बैक्टीरिया इस मौसम में फैलता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। बाकी हमारे जो है अनहाइजेनिक खाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आते हैं। सही जी, ये खाने जैसे से पता है जितना हम खाने की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जिस तरह का खाना फास्ट फूड और ये चीजें जो हैं इनसे बचना चाहिए, इनसे बचना चाहिए और बच्चों को जितना ज्यादा बचेंगे उतना ज्यादा आपके बच्चे जो आजकल है तो सेहतमंद हमारी रहेंगे। माएँ तो बहुत ज्यादा हमें इस तरह चूरियां और इस तरह की ग़िज़ाएं देती थी, लेकिन आजकल जो माएँ हैं वो नगेट्स तल के दे देना से अगर और इस 30-40 साल पीछे चले जाएं तो ये चीजें हमारे यहाँ नहीं थी और उसमें जो है देसी घी इस्तेमाल होता था या सरसों का तेल इस्तेमाल होता था, चाय और ये चीजें बहुत कम थी तो लोग कम बीमार होते थे। लेकिन जैसे जैसे जो है हम फैसिलिटेट होते गए और ज्यादा फैसिलिटीज मिलती गई और मुख्तलिफ चीजें हमें मिलती गई और हम उनकी तरफ राग़िब होते गए और वही चीजें हमारी जो है बीमारियों का सबब बनती चली। बिल्कुल बात हो रही थी हमारी टॉन्सिल्स के हवाले से कि ऑपरेशन से ही इलाज मुमकिन है या वैसे भी इसका ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सकता है? देखिए बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी ऑर्गन्स रखे हैं वो आपकी बॉडी के लिए परफेक्ट बनाकर रखे हैं। टॉन्सिल्स जो हैं ये आपकी हकीकत में गॉड की जो है एक पोजीशन में है कि आपके अंदर बैक्टीरिया और वायरस को अंदर जाने से और आपके लंग को और आपके जो कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं उनको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर यही वायरस आपके लंग्स पर चला जाता है और वहाँ पर डिस्टर्बेंस होती है तो बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि कहीं डेथ की तरफ जो है लोग ज़्यादा जाते हैं। अब ये वहाँ पर रोक लेते हैं वायरस को और बैक्टीरिया को, ठीक है, और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। जिसलिए इन्फ्लेमेशन जब शुरू होती है तो ये थोड़ी सी जो है शुरू में आगाज़ में सिम्टम्स हमारे पास आ जाते हैं कि जी यहाँ पर टॉन्सिलाइटिस है, कि फ्लू बह रहा है, कैटरा है, अंदर जो है केरा गिर रहा है। जब अक्सर लोगों को अंदर भी केरा गिरता है ना, नजला गिरता है, तो उसको जो है कैटरा कहते हैं, तो या नाक से बह रहा है, तो ये सूरत हाल जो है हमें शुरू में पता चल जाती है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है। जब उसको देखा जाए और उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो वो आसानी से ट्रीट हो जाता है और टॉन्सिल्स ठीक हो जाते हैं। फिर जब टॉन्सिल्स ये बढ़ते हैं तो इसमें जैसे पहले मैंने कहा कि हाई ग्रेड फीवर भी होता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर इसमें आ रहा है, 103, 104, 105 तक पेशेंट चले जाते हैं, तो ये भी उसका इफेक्ट होता है। और इसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट फौरन जो है ट्रीटमेंट कर दिया जाए, हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा अजाब है और मसला है कि हम पहले टोटकों के ऊपर चलते रहते हैं और किसी न किसी तरीके से कहते हैं कि डॉक्टर के पास ना हमें जाना पड़े और हमें उसका इलाज ना कर सके। अगर आगाजी में जैसे ही तकलीफ शुरू होती है और डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लिया जाए तो वो ज्यादा प्रॉपर तरीके से जो है ट्रीटमेंट हो सकता है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कुरतुलैन है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? मेरे ना 2 मसाइल हैं। मेरे 3 बच्चे, तीनों को टॉन्सिल्स के मसले हैं। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेट करवाएं, उनकी इतनी मतलब सेहत भी अच्छी नहीं रहती और हेल्थ भी नहीं है कि ऑपरेट की तरफ जाएं। तो मुझे इसके लिए कुछ बता दें प्रॉपर, ताकि और अगर सर के क्लिनिक वगैरह का एड्रेस मिल जाए तो। आप कुछ पूछना चाहेंगे? मुझे सर के जी बात ये है कि मुझे बता जब तीनों बच्चों को है जी, ये आपके इनहेरिटेंस की वजह से लगता है कि तीनों बच्चों को जो टॉन्सिलाइटिस हैं एक से दूसरे तीसरे, और आपको भी रहा होगा।
क्योंकि बच्चे जब नहीं, वो कह रही मुझे इकट्ठे, नहीं है। जी आपको नहीं होगा, तो जब बच्चे इकट्ठे बैठते हैं तो एक से दूसरे में वायरस और बैक्टीरिया जो है वो शिफ्ट होता है, उसकी वजह से तीनों बच्चों को है। इनका जो है आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, किसी अच्छे कंसल्टेंट को दिखाएं। और ख़ास तौर पे ऑपरेशन अगर किसी ने कहा है तो एक दफ़ा आप अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर को जो है वो कंसल्ट करें, इंशाअल्लाह ये ठीक हो जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। सर अगर हो सके तो ये कोई लिंक दे दो मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर का लिया में। लिया में, वो लिया से कॉल कर रही हैं, तो लिया में, तो लिया में काफ़ी सारे होम्योपैथ डॉक्टर वहाँ पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर अब्दुल मतीन साहब एक हैं, उनको आप चेक करा लें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा देखिए, अच्छा ये ट्रांसफर होता है अगर अगर एक को है तो उससे दूसरे बच्चे में? वायरस, अब पिछले दिनों में जो कोरोना आया था, कोरोना वायरस था ना जी जी, तो उसकी क्या एहतियातें की थी? आपने मास्क लगा के रखे थे, हाथ बार बार धोते थे, ये सारा कुछ इसलिए कि ये वो वायरस एक से दूसरे को कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है ना? इसी तरह ये भी वायरस, ये बैक्टीरिया जो है ये एक से दूसरे में कन्वर्ट होता है। स्कूल, ठीक है, क्यों ये टीन एजर्स में होता है? स्कूल गोइंग बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, किसी एक बच्चे को अगर फ्लू है और नजला है और या टॉन्सिलाइटिस है तो वहां से वो वायरस गेन करता है, उसकी वजह से उसके टॉन्सिल्स जो है होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए वहां भी एहतियात करेंगे। अगर एक बच्चे को ये टॉन्सिलाइटिस या फ्लू है तो उसको थोड़ा सा दूसरे बच्चों से फासले पे बिठा दें। एहतियात जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन हमारे स्कूलिंग में नहीं होते, वहां तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलके बैठे होते हैं। बच्चे हैं, मुझे भी जब टॉन्सिल्स हुए थे तो मेरे उसकी वजह से भी ये होता है। मेरे टॉन्सिल्स बड़े सोयर किस्म के हो गए थे। मेरा तो ये हाल था कि मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जाता था, तो एंड जो था वो ये था कि मेरा ऑपरेशन किया जाए, तो मेरा ऑपरेट ही हुआ। बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जिनके इतने ज्यादा सीवियर टॉन्सिलाइटिस होते हैं कि एक दूसरे के साथ मिले होते हैं और कोई रास्ता ही नहीं होता, पानी भी अंदर जाना। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, इरफान है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा इरफान शेख, आई एम फ्रॉम कराची। जी जी बोले। सर, डॉक्टर साहब से मेरा सवाल था कि जो टॉन्सिल्स जो हो जाते हैं, समटाइम जो है ऐसा होता है कि जो है टॉन्सिल्स जो है कुछ ज्यादा तक बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से जो है गले का जो प्रॉब्लम होता है उसमें मतलब काफी दर्द हो रहा होता है, और क्या उस सूरत हाल में कहते हैं कि नमक के गरारे करने से जो बेहतर हो जाता है, या फिर नमक के गरारे अगर हम करते हैं तो क्या वो बलगम के लिए भी हमारे फायदे होता है या सिर्फ टॉन्सिल्स के लिए ही बेहतर होता है? क्योंकि मेरे साथ कभी ये प्रॉब्लम हुआ एक दफा ना कि बलगम भी आ रहा था और टॉन्सिल्स भी मतलब थे तो बड़ा दर्द हो रहा था, तो क्या नमक के गरारे से बेहतर हो सकता है नीम गर्म पानी में? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नीम गर्म पानी में नमक से ये होता है कि उसकी इन्फ्लेमेशन में कुछ कमी आ जाती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में थोड़ा सा जो है बैक्टीरिया अपना वर्क करना रोक देता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। लेकिन ज़रूरत ये है कि सिर्फ उस वक्त जो है गरारों से काम नहीं बनेगा, आपको प्रॉपर किसी डॉक्टर को कंसल्ट लाजमी करना पड़ेगा और प्रॉपर उसकी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। जब तक कि आप मेडिसिन नहीं लेंगे वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होंगे। अगर इसी तरह जो है आप नमक के साथ थोड़ी सी हल्दी भी मिला लें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव आपके यहाँ करेगा। सही। अच्छा, इसके साथ अली आपसे जानेंगे कि इस टाइम आम के बागात, एक तो हमने गंदम की फसल की बात भी कर ली, साथ में कपास की भी बात होगी, साथ हम आ जाते हैं की तरफ भी। आम के बागात में जो है वो खाबिदगी का अमल जारी है। मौसमी शिद्दत और मौजूदा हालात में बागबान जो है वो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है और क्या करना चाहिए, इस हवाले से बताइएगा। हम बात कर रहे थे कि जो धुंध और कोहरा है खासा बेहतर रहेगा गंदम के लिए। अब इसके बिल्कुल बरक्स अगर हम आम के बागात की बात करें तो ये दिसंबर के एंड से ही नवंबर से स्टार्ट होता है डोरमेंसी पीरियड, जिसे खाबिदगी का अमल कहते हैं। जैसे कि हम सो जाते हैं तो वो भी काइंड ऑफ खाबिदगी का अमल। तो उसमें ये होता है कि अब जब आपने फल ले लिया, सपोज अगस्त तक आपने फल लिया है, तो उसके बाद आखिरी बार सुखा देकर आप बाग को छोड़ देते हैं। उसके बाद जो खाबिदगी के अमल में ये वो पीरियड होता है जहाँ पर एक बच्चे की तरह बागबान को ख्याल रखना पड़ता है कि अगर बारिश होगी, बारिश के अलावा कोहरा पड़ेगा तो छोटे पौधों को नुकसान पहुंच सकता है, उसको झुलसने से बचाना है। लेकिन अब जो पीरियड है, अब जनवरी इख्तिताम हो गया, तो अब ये डोरमेंसी पीरियड एंडिंग की तरफ जाएगा।
फेब के स्टार्ट से या मिड फेब से ही जैसे टेम्परेचर राइज करेगा, मार्च में आपको पता है बाहर शुरू होगा, तो बाहर में चारों तरफ रंग होंगे, फूल होंगे, जिस तरह तमाम दीगर जो फूल नजर आएंगे, इसी तरह आम की भी बूटिंग का फ्लावरिंग का अमल शुरू होगा, बूर आना शुरू हो जाएगी। तो अभी जो नेक्स्ट जो पीरियड है ये खासा जो अभी अहमियत का हामिल, क्योंकि इन दिनों में फेब जैसे स्टार्ट होगा तो यहाँ पर खास तौर पर जैसे आपको पता है मौसम बदलेगा, दरख्त भी जागना शुरू हो जाएंगे। अब जागने से मुराद ये है कि अब वो दरख्त सो रहा है, अभी वो ना फ्लावरिंग की स्टेज पे है, किसी स्टेज पर नहीं है ना, अब वो एक्टिव हो जाएंगे। अब उनको पता है कि उन्होंने फल देने के लिए वो उनकी शाखों से नोके निकलना शुरू हो जाएंगे, फिर वो फूल बनेंगे, फिर वो बूरो, एक पूरा प्रोसीजर है, बिल्कुल ऐसे। तो अब जो पीरियड है ये खासा इंपॉर्टेंट है। अब अगर बारिश होती है तो थोड़ा सा इससे जो है कोहरे से बारिश से नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, दूसरा अगर पेस्ट के वाले से बात की जाए तो खासतौर पर आम की गधेड़ी जो है, ये एक जो लोकल है आमतौर पर इस मौसम में खासतौर पर हमला करती है और इन दिनों ये खासी स्टार्ट भी हो जाती है। तो उसके लिए भी फार्मरों को खास क्या करना चाहिए, उसका तदारुक वक्त पर करें तो बेहतर है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। फिर आने दिनों में सबसे का भी हमला हो सकता है आम के तीले का, तो उसके लिए भी खास तौर पर इकदाम करने चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है कि एक बाग में दरख्त एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, उसी के साथ साथ उनको रस चूसने वाले कीड़े, नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े भी आ जाते हैं। तो आने वाले दिनों में दो चीजें हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि अल्लाह करे कि मौसम इसी तरह बेहतर रहे। हाँ, पिछले साल की तरह अर्ली हीट वेव ना आए, क्योंकि बूटिंग का अमल था और बूर गिर गई थी बहुत ज्यादा, जिससे हमारी पैदावार काफी हद तक मुतासिर को बड़ा नुकसान पहुंचा था। तो अब अल्लाह करे कि मौसम बेहतर रहे, नॉर्मल रहे, तो फेब में स्टार्ट हो जाएगा हमारा ये ख्वाबिदगी का अमल, खत्म हो गया ऑलमोस्ट, एंडिंग या 1-2 दिन तक। उसके बाद बागबानों को खास तौर पर ख्याल रखने की जरूरत है। उसमें जो अब भी जो सूरत हाल में अगर हम नीड्स की बात करें, खाने की बात करें आम की, तो उसमें ये नामियाती खादें, ऑर्गेनिक खाद, ये गोबर की जो गलीसड़ी खाद है ये दे दें, और जिन्होंने पिछले दिनों जो खादें नहीं दी थी, सितंबर नवंबर में गैप था, वो भी दे सकते हैं। पानी का ख्याल रखें। तो अभी थोड़ा सा फार्मरों को दोबारा से प्रोएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अभी की जो मैनेजमेंट है वो डिफाइन करेगी कि आपकी पैदावार कैसी है। अभी की मैनेजमेंट डिफाइन ये करेगी कि आपके जो आम शाखों से नोके नहीं कर रही है, फूल कैसे बनेंगे, फूल के बाद फिर बूर का प्रोसीजर। अगर अभी ये चीज़ें बेहतर रही तो आने वाले दिनों में बेहतर रहेंगे। लेकिन बात यह है कि जहां बात करते हैं गंदम के हवाले से, सिट्टे खिलने का माल है, मौसम बेहतर है, तो आम के लिए ये चीज़ थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है अभी जो अच्छा, और उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ के हवाले से भी जानना चाहूंगी कि जैसे मौसम बदल रहा है तो उसमें वाइल्ड लाइफ जो है वो किस तरह मुतासिर हो रही है, और साथ साथ फिश आउटलेट जो है वो मुख्तलिफ इजला में बनने जा रही है, इससे क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। ऐसे फिश की, पहले तो फिश की बात कर लेते हैं ना। हमने फिश की बात की क्योंकि आज धुंध भी है तो मौसम भी खासा सर्द है। क्या आज अली हमें फिश खिलाने जा रहा है? मैंने फिश की बात की, एकदम से बड़ा एक्साइटेड हो गए। हाँ, मैं भी ये सोच रहा था वैसे कुछ करना चाहिए इस बारे में ना। हाँ। बिल्कुल। तो फिश के हवाले से ये है कि जब से हमारा सेक्रेटरीट, जैसे पता जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटरीट बना है, तो उसके तहत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की भी जो है एक्सटेंशंस हुई है। तो उसमें जो नया जो हमारा डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट यहाँ पर बना है वो डायरेक्टरेट जनरल वाइल्ड लाइफ फिशरीज बना है, उसमें डीजे की पोस्ट यहाँ पर एलोकेट हो गई है। तो उसमें अब ये है कि अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात फिशरीज के हवाले से ये है कि दो चीज़ें होने जा रही हैं। पहली तो ये कि मुल्तान डिवीजन, भावलपुर में और डेरा गाजी खां में यहाँ पर फिश आउटलेट्स बनने जा रहे हैं। कि अब तक तो सिर्फ ये था कि लोकली आपने मार्केट से मछली खरीद ली, लेकिन अब एक प्रॉपर हुकूमत का सरकारी इन दैट टर्म के उसका ऑप्शन हो जाएगी। वो उसके ऑप्शन के बाद वहाँ पर जो ठेकेदार होगा वो प्रॉपर मेंटेन करेगा और सारा साल आपको फिश मिलेगी। अब फिश मिलने में ये चीज़ है कि वहाँ पर आपको सिर्फ डमरा, रहू ये नहीं मिलेंगे, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, तलापिया मिल जाएंगी, आपको जितनी सारी जो चीज़ आपको चाहिए, ट्यूना, तलापिया सब मिलेगी, सारी जो फिश की इकसाम है, वो आपको सारी। और ये मुल्तान में जो बनने जा रहा है, ये डिप्टी डायरेक्टर जो फिशरीज उनके ऑफिस में, इसी तरह भावलपुर में भी और डेरा गाजी खां में भी बनने जा रहे हैं, तो उनके में कंप्लीट हो जाएंगे। सही, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा, ये मतलब यहाँ पर आउटलेट्स बनने जा रही है और उसके साथ फायदा होगा, क्योंकि देखिए आपको सारा साल मछली मिलेगी, ताज़ा मछली मिलेगी। क्योंकि अगर हम फिश फार्मिंग की बात करें ना, तो जनूबी पंजाब में इसका बहुत पोटेंशियल है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके, डेरा गाजी खां, अच्छा डेरा गाजी खां में तो केज फार्मिंग बड़ी चल रही है, वो हैदरिया के पास है। अच्छा, एंड देन मुजफ्फरगढ़ में आपको पता है सैलिनिटी। अब जहाँ पर सैलिनिटी कराठी की जमीन हो तो फार्मर्स के बारे में यही रिकमेंडेशन देते हैं कि वहाँ पर पॉन्ड्स बना लें। अब क्या खर्चे, आपने मछली लेकर छोड़ देनी है, वहाँ पर इनका खासा पोटेंशियल। तो वहाँ पर मुजफ्फरगढ़ में 2-3 प्राइवेटली लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह काम कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब दे आर प्रोड्यूसिंग तलापिया। अब तलापिया की अगर बात शुरू है तो टॉपिक से हट गया, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ। तलापिया जो है ये डेंगी कुश मछली है। अच्छा, ये जो समझ लें जहाँ पर आपको लगे कि डेंगी है, आप इसको छोड़ दें, ये डेंगी मच्छर खाती है।
अच्छा, डेंगू मच्छर खाती है, फिर तलापिया। तो ये बड़ी इस पर फायदेमंद है कि इस पर फिशरीज वाले भी काम करते हैं कि वो तलापिया लेकर मुख्तलिफ जगहों पर छोड़ देते हैं, क्योंकि गदले पानी में भी ये सस्टेन कर जाती है, तो गदले पानी में ही मच्छर वगैरह होते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से भी इस पर काम हो रहा है, लेकिन हो रहा है, लेकिन उससे प्रैक्टिकली उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन जैसे होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो रही। तो अब तलापिया की बात हो रही, तो तलापिया भी यहाँ पर मिलेगी। मुजफ्फरगढ़ से मुख्तलिफ अजला में ऐसे लोग भी हैं जो कि मछली को डीप फ्रीज करके वैसे का वैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने अपने उस पर। तो पोटेंशियल इस खित्ते में है जनूबी पंजाब में। अगर फिश आउटलेट्स का हम लिंक करें तो इससे ये होगा कि ना सिर्फ हमारी मार्केट को ओपन स्पेस मिलेगी, उसके साथ दूसरा जो अहम जो इससे पहलू ये होगा कि यहाँ पर हमारे लोगों को सारा साल लोगों को अब ये होता है ना, अब से हम जैसे बाजार में जाते हैं यार मछली मंडी में कि मछली लेनी है 3 किलो 4 किलो, हमें नहीं पता वो क्या है क्या नहीं। वहां पर ताज़ा मछली होगी और क्वालिटी प्लस कॉस्ट दोनों को कंट्रोल मेंटेनेंस होगी। नहीं होगा तो उसके अलावा उसकी प्रॉन कॉस्ट होंगे। एंड देन इसके साथ साथ जनूबी पंजाब में जो बताया जा रहा है कि फिश इंफॉर्मेशन जो सेंटर है वो बनाया जा रहा है, तो उससे बड़ा फायदा पहुंचेगा। अभी हम बात कर रहे थे कि मुल्तान में ऑलमोस्ट एक वाटर एंड सैलिनिटी स्कैट एक एनजीओ ऑस्ट्रेलिया की काम कर रहे हैं यहाँ पर। उस ऑस्ट्रेलिया की एनजीओ के मुताबिक पंजाब में 61% तक जो लैंड है वो क्लराठी से मुतासर है, और जनूबी पंजाब में अगर बात की जाए तो काफ़ी हद तक सैकड़ों एकड़ जो ज़मीन है वो क्लराठी या ऐसी शोरों से ज़्यादा ज़मीन है जो काबिल काश्त नहीं है। अच्छा, उसमें फिर दो चीज़ें। अब काबिल काश्त ज़मीन का होना ये होता है कि हमारे यहाँ अमूमन ये वैसे एक बात है, टॉपिक से हट जाएंगे लेकिन इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बात कर लेते हैं इस पर कि काश्तकार जो है कभी भी ज़मीन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक फिक्स बात है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अमूमन काश्तकार जो है ज़मीन को खाली छोड़, जैसे अब सैलाब आया है तो फार्मर्स को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर कुछ भी लगाएं, ज़मीन को खाली मत छोड़ो। क्यों? जब ज़मीन को खाली छोड़ते हैं तो जमकियात ऊपर आ जाती हैं, ये उससे बड़ा इफेक्ट होता है। तो जो हमारे यहाँ पर बड़ा इशू ये चल रहा है कि हमारे यहाँ ये होता है जो ज़मीन को छोड़ देते हैं, क्लराठी है या कुछ भी ज़मीन है या यार ये तो सेहतमंद ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, अब वो कुछ भी लगाएं कुछ ना कुछ तो उग जाएगा, कुछ नहीं किकर तो उग जाएगा, कुछ ना कुछ उगेगा, लेकिन आप ज़मीन को वर्किंग में रखें और कम से कम हल चलाएं। सेहत की दो स्ट्रैटेजीज हैं, पहला कि उस पर जो है कोई भी उसको खाली ना छोड़े। सेकंड थिंग इज दैट आपका हल कम से कम चला, क्योंकि वो एक अलग पूरे एक वो है कि उसकी पीएच कम रहती है, नामियाती मादे जो है उसमें वो उसका डैमेज नहीं होता। बैक टू द फिश, तो फिश में ये होने जा रहा है कि अभी बड़ा इससे बूस्ट मिलेगा। फिश इंफॉर्मेशन जो सेंटर होगा उससे यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनको बताया जाएगा, पूरा एक उनको पैकेज बताया जाएगा कि आप इतने पैसों में इतनी जगह पे इतना फिश पॉन्ड बना सकते हैं। हुकूमत की जितनी सब्सिडीज फिशरीज वाले ये दे रहे होते हैं, अब जैसे रिसेंटली इन्होंने श्रिम्प फार्मिंग और उसके साथ साथ ये केज फार्मिंग के वाले ट्रेनिंग चल रही, तो वहाँ पर फार्मर्स की रजिस्ट्रेशन होगी, तो एक बड़ा इससे फ़ायदा पहुँचेगा। क्योंकि अब लोग जो हमारे यहाँ ना, अब मुल्तान में अगर हम बात करें, मुल्तान में तकरीबन 600 से ज़ायद हमारे यहाँ पर फार्मर्स हैं, 600 से ज़ायद। अब ये सब वो लोग हैं जो अपने तौर पर कर रहे हैं। अगर इनको गवर्नमेंट अंडर द अम्ब्रेला लेकर आए, रजिस्टर्ड करे, तो आई थिंक हम ना सिर्फ अपनी, एक ज़माना ये था अगर आपको याद हो कि लोग ये कहते हैं जी गर्मियों में मछली नहीं खानी चाहिए। आई वाज सिटिंग विद एन एक्सपर्ट फिशरीज डिपार्टमेंट के थे, मैंने कहा सर ये क्या सिनेरियो है, एंड ही सेड दैट वो फिशरीज कमिश्नर भी रहे थे एक ज़माने में, तो उन्होंने कहा यार ये एक ज़माना था जब हमारे पास फार्म्स इतने डेवलप नहीं थे। सही। हमारे पास जो सोर्स था वो हम जहाँ से दरियाओं से ले रहे थे या हम जहाँ पर झीलों वगैरह से ले रहे थे। एट दैट टाइम हमने कहा कि गर्मी में ना खाएं। अब तो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा मछली आ रही है, इवन दो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इस पर वाकई जो हम अगर फिश की बात करें तो उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा, उसमें इजाफा हुआ है। Exactly, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। बहुत ज़्यादा। अगर हम सिर्फ इसको अगर एक्सपोर्ट के एंगल से ही देखें तो हम इसमें काफी पोटेंशियल है, हम इससे काफी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन लोगों ने बड़ा इस तरफ लोगों का रुझान भी रहा। बिल्कुल। अच्छा अली, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। ज़ियाउद्दीन साहब आप हमारे साथ रहेंगे नेक्स्ट में, तो इंशाल्लाह। ज़ियाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं सिंघाड़ा पे। आपको पता है सिंघाड़ा जो है ये भी अल्लाह ताला की तरफ से जो है एक नेमत है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम फ़वाइद की तरफ जाएं तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये किस तरह आपको फ़ायदा दे सकता है। एक तो ये भूख आपकी बढ़ाने में मदद देता है। सेकेंडली सिंघाड़ा जो है वो वज़न कम करने में भी आपको मदद देता है। जिस तरह अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों में हमें गले की जो है वो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि परेशानी रहती है, गला ख़राब रहता है, गला ड्राई रहता है, खांसी जो है उसमें जो है सिंघाड़ा आपको बहुत ज़्यादा मदद देता है। और इसके साथ साथ खून की रवानी को भी बेहतर करने में मदद देता है। और गुर्दे की, स्पेशली जिन लोगों को गुर्दे का मसला होता है, गुर्दे में पथरियाँ होता है, गुर्दे की पथरियों
को तोड़ने के लिए सिंघाड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो अक्सर कहते हैं कि आप सिंघाड़ा खाया करें, क्योंकि सिंघाड़े से आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो अगर हम फीमेल्स की बात करें तो प्रेगनेंसी के हवाले से सिंघाड़ा जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिनको मिसकैरेज का मसला होता है, अक्सर उनका मिसकैरेज होता है किसी भी वजूहात की वजह से बार बार, तो उनके लिए सिंघाड़ा खाना जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सेकेंडली, जैसे स्किन के ऊपर जो है आपकी बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, डल हो जाती है, उसके लिए सिंघाड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। स्पेशली दांतों के लिए भी सिंघाड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिस तरह अभी हम टॉन्सिल्स की भी बात कर रहे थे कि सिंघाड़ा उसमें भी आपको जो है वो फ़ायदा देता है, आपके गले की पेन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं कहती हूँ जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं ना खाने पीने के हवाले से, अगर हम इनके ऊपर ध्यान दे दें और अच्छी चीज़ें खाएँ जो हमें फ़ायदा दे सकती हैं, तो हमें ज़रूर खाने चाहिए, बजाय कि हम फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, दूसरी चीज़ों के बारे में जाते हैं। ना लोग, जाहिर सी बात है आपको खाना चाहिए ये नहीं कि, लेकिन आपने अपनी रूटीन ऐसी बना लेनी चाहिए जिसमें आपने हर चीज़ को ऐड कर लें, ताकि आपको जो कुदरती चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। कैसे आप, वैसे आप थोड़ा सा हमें सिंघाड़ा के हवाले से, क्योंकि आप तो हर्बलिस्ट भी हैं, इसमें नॉलेज होएगा। देखिए बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सब्जियां, जो फल इंसान के लिए बनाया वो मौसम के हिसाब से बनाया, और हर मौसम में जो फल आता है वो बहुत सी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। सिंघाड़े की जब बात करते हैं तो इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा और फास्फोरस बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, मैग्नीशियम होता है, और इसी तरह फेरम इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। अब जब कैल्शियम की बात करते हैं तो जहां हमारी हड्डियों के अंदर कम वीकनेस आना शुरू हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ख़वातीन में ख़ास तौर पे हड्डियां भुरभुरी होना शुरू होती हैं, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा उनको जो है बेहतर हालत में ले जाने के लिए कोशिश करता है। ऑस्टियोपोरोसिस से जो है वो रोकता है। दूसरी, आपने दांतों की बात की, तो इसको खाने से दांत तो वो जो कैल्शियम की कमी की वजह से कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और भुरभुरा होना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए बेहतर काम करता है। ख़वातीन में लिकोरिक प्रॉब्लम अक्सर होता है और उसकी वजह से जो है बहुत सी डिस्टर्बेंस होती है, वीकनेस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है चेहरे पे छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ख़वातीन को ज़्यादातर खाना चाहिए। मेल में आपने जब बात की कि किडनी का, तो किडनी में जब कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स हों तो उनको तोड़ने में इसका काम है, लेकिन उसमें इसको खुश्क करके इसके साथ नींबू का पानी मिला के अगर इसको जो है लिया जाए तो फिर ये इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है और उन स्टोन्स को तोड़ने में अपना काम करता है। सिंघाड़ा खाने के बहुत सारे फायदे हैं। तो अगर हमने सर से बात हो रही है तो जाहिर सी बात है इसके ज्यादा फायदे जो है वो हमें जानने को मिल रहे हैं कि किस तरह ये आपको फायदा दे सकता है। इसी तरह ओबेसिटी के लिए अगर इसको यूज किया जाए, खास तौर पे सुबह खाली अर्ली मॉर्निंग खाली पेट इससे इस्तेमाल किया जाए तो ये ओबेसिटी को भी कम करता है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। और जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनके जो है ओबेसिटी हो रही होती है, वजन बढ़ रहा होता है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा मिकदार में होता है और उस फाइबर की वजह से कॉन्स्टिपेशन को भी ये नॉर्मलाइज करता है। सिंघाड़ा खाएं भी, सर्दियों में भी सिंघाड़ा जो है वो इस मौसम में भी सिंघाड़ा आपको दस्तयाब होता है, तो आपको उसे खाना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, शाहनवाज हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? बात कर रहा हूँ खान शरीफ से। मैं कहता हूँ क्या नाम है, थोड़ी कमजोरी के लिए पूछना चाहता हूँ मैं डॉक्टर साहब से। खून की, पट्टों की कमजोरी के लिए? अच्छा, देखिए जी, पट्टों की कमजोरी अगर है तो आप खजूर अर्ली मॉर्निंग खाली पेट जो है 3 खजूरें रोज खाएं और उसके साथ 1 गिलास दूध पिए, इंशाल्लाह आपकी पट्टों की कमजोरी दूर हो जाएगी।
चलें, ये तो बड़ा आसान सा आपने हल बताया। खजूरें वैसे खानी चाहिए, मुझे खुद भी बड़ी पसंद है खजूरें। ये तिब नबवी का नुस्खा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो खाली पेट जो है वो खजूर खाता है वो बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। और हत्ता कि सरकार दो आलम ने तो ये भी फरमाया कि जो 7 खजूरें रोज खाता है सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो उस पर कोई जहर असर नहीं करती। नहीं, खजूरों के भी बहुत सारे फवाइद है, खानी चाहिए। अच्छा जी, हमारे साथ एक और गेस्ट भी हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। जी, हम हमेशा बात करते हैं हमारे जनूबी पंजाब की बड़ी खूबसूरत आवाज़, बहुत अच्छे सिंगर उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप उसामा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप बताएं कैसे हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन। कैसी चल रही है लाइफ आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और उसामा हमेशा लेट कर देता है, ये इसकी बहुत बड़ी खराबी है। कहते हैं कि हमेशा देर कर देता हूँ आने में हमेशा देर कर देता है आने में। हाँ, इकबाल और मैं कभी वक्त नहीं आते। क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है आजकल? अल्लाह करम, बस म्यूजिक और इवेंट्स इस टाइप की चीजें चल रही हैं और दुआ चल रही है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे। बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी डर सा लगने लग जाता है। आजकल तो वाकई ज्यादा से डर लग रहा है कि हालात देख के, चीजें देख के, लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। अच्छा। और पहले वाले प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिंदगी है, चलना है, चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर सी बात है, जिंदगी नहीं रुकती, जिंदगी तो फिर चलती ही है। और फिर जाहिर सी बात है, हम जो हमेशा बात करते हैं, हम अपने मुल्क के लिए ज्यादा इस टाइम क्योंकि हर बंदा परेशान दिखाई देता है, हर बंदे के लिए इस टाइम परेशानी वाला टाइम है। लेकिन अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करे बहुत सारी। हम सब मिलके इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को साथ ऊपर लेके जाएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं तो ये कहती हूँ, हम सबको इस टाइम एक होने की जरूरत है। एक बार फिर वो जो है ना, वो एक ऐसा टाइम आ गया कि जिसमें हम सबको दोबारा से वो जज्बा चाहिए, वो आपको हिम्मत चाहिए, वो आपको प्यार, आपकी मुस्कुराहटें, मोहब्बतें वो वापस लाने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आजकल आप देखें तो चीजें इतनी ज्यादा चेंज हो रही हैं कि हम लोग तो सरवाइव फिर भी कर रहे हैं, अल्लाह का करम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सरवाइव नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। अभी मैं देख रहा था आते हुए, मैंने गाड़ी में अगर पेट्रोल डलवाना है वो इतना महंगा है, तो मैं सोच रहा था कि यार मैं तो फिर भी डलवा रहा हूँ, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो टोटल कमा इतना रहे हैं, वो कैसे सरवाइव करते हैं? ये हकीकत है। इस टाइम बहुत हर बंदा जो है वो एक मुश्किल टाइम। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बहुत बेहतर चल रही है, इवेंट्स चल रहे हैं और इंशाल्लाह प्लान है 2023 में एल्बम जो मेरा आ रहा है उसमें से 2 सॉन्ग्स इंशाल्लाह 2023 में। अच्छा, चलें, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस हैं। आज क्या सुना रहे हैं आप हमें? मैंने कहा बहुत सारे हम आज स्टार्ट जो है, जब पाकिस्तान की बात हो रही है तो आई वाज थिंकिंग कि स्टार्ट मैं पाकिस्तान से करूं। और अभी एक मेरा सॉन्ग आया है रिसेंटली, और वो गाना है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मेरा एक अरमान, हुक्म खुदा से बस रहे हरदम आबाद पाकिस्तान। इमोशनल कर दिया ना यार, सीरियसली। मतलब आप जब भी, और हम फख्र करते हैं जब भी हम पाकिस्तानी हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम मुसलमान हैं, एक मुसलमान घराने में पैदा हुए, और इसकी जो हम पाकिस्तान हासिल किए बड़ी मेहनतों से, बड़ी कुर्बानियां देकर। वो कहते हैं दीवानों ने जाने देकर जीता पाकिस्तान। तो अभी जब भी कभी बात होती है कभी भी बुजुर्गों से, तो वो यही बात कहते हैं कि आप लोगों को तो यूं समझ लें, एक प्लेट में एक चीज आपको मिल गई है और आप लोगों को उस चीज का आइडिया ही नहीं है कि पीछे इसके क्या क्या चीजें, कुर्बानियां हैं, लोगों ने कितने जुल्म और सितम जो है वो सहे हैं, और आप लोगों को उन चीजों का आइडिया नहीं है। गुलामी का तो आपको पता ही नहीं है एक्चुअली गुलामी होती क्या है। तो हम लोगों को वाकई इस चीज का एहसास नहीं है, और हम लोग जो है हर बंदा जो है एक अफरा तफरी वाला समा है इस टाइम। ऐसे ही मैं बहुत सारे सॉन्ग्स बनाता हूँ, और मेरे सॉन्ग्स कभी कभी ऐसे लोग मुझे कहते हैं कि उसामा जब तुम सॉन्ग्स बनाते हो, क्योंकि इश्क पुजारी आया था, मेरी माँ आया था, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, हर जमा है पाकिस्तान, तो 8 से 9 गाने जो मैंने बनाए रंज मिटाए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं म्यूजिक के थ्रू कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई लेसन दे दूं। अगर मेरे गाने से कोई एक लड़का या कोई एक लड़की, कोई एक बच्चा अपनी लाइफ में चेंज लेके आता है, तो मेरे ख्याल से मैं अपनी चीजों को कंप्लीट कर लूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज पे फोकस कभी भी नहीं करता कि मेरे व्यूज कितने आ रहे हैं मेरे सॉन्ग, क्योंकि कॉन्सर्ट पे मैं बहुत नचाता हूँ, आई एम फेमस इन दैट, खुद भी बहुत नाचता हूं। जब मैं कॉन्सर्ट पे जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जी भर के नाचो। लेकिन जो मेरे ऑफिशियल्स हैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उन ऑफिशियल्स को
इस तरह बनाऊं कि अगर कोई सुनता है तो उसकी लाइफ में कोई चेंज आना चाहिए, कोई पॉजिटिव चेंज आना चाहिए, कोई बड़ा जरूरी है यार। मैं कहती हूँ अब बस, अब बहुत हो गया यार, इतनी नफरतें, इतनी कदूरतें, इतनी चीजें अब बहुत हो गई है। अब कुछ चेंज आना चाहिए, कुछ हमारे मुल्क को बड़ी जरूरत है हमारी। तो जितने भी हमारे नौजवान हैं उनमें तो बड़ा, मैं कहती हूँ बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी बस वो ये छोटे छोटे दुखों से निकले ना, छोटे छोटे। तो आजकल 12 साल की उम्र में मोहब्बत हो जाती है और आप दुख में चले जाते हैं, इससे निकलें तो आप और चीजें बहुत सारी हैं, तो वहां जाए इंशाल्लाह चीजें अच्छी हो जाएंगी। अब तो मुझे लगता है वो भी उन चीजों से भी बच्चे जो है वो दूर हो गए लिटरली। अब वो ऐसा है ना, टेंशन, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है बच्चों में भी, जब देखने में आता है तो बहुत ज्यादा आता है। और ये चीजें सारी जो है वो एक ख्वाब नजर आना शुरू हो गई है कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अभी यही बात किया, छोटे छोटे बच्चों में जो हंसी वाला पहलू है वो खत्म हो गया है। अच्छा, हमने अपने बचपन को बड़ा एंजॉय किया है। हाँ, हमारे जो खेल थे वो भी, जो ट्रेडिशनल और जो चीजें हमने अपनी लाइफ को बड़ा, बचपन को बड़ा मजेदार एंजॉय किया हुआ है। बट अभी जब हम बच्चों को देखते हैं तो बच्चों का वो जो एक बचपन है, मैं समझती हूँ बहुत बहुत चेंज है। बच्चों की वो एक्टिविटीज नहीं है ना, वो उस तरीके से हंसी मजाक और चिल, वो चक्कर मोबाइल फोन्स एंड मोबाइल फोन्स एंड इसके आने की वजह से बड़ी। अभी बीच में लाइट गई थी पाकिस्तान में, ऐसा जब हुआ था। तो उस दिन ना मैं वालिद साहब के साथ बैठा, उन्होंने कहा कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा। वो कहते कि आज सारे बच्चे एटलीस्ट मेरे से बात कर रहे हैं यार। ये अच्छा, मैं यहाँ पर नहीं थी, लेकिन पीछे जाहिर सी बात है कि मुझे पता चला कि यहाँ जी पूरे एक दिन के लिए, तो वो जब भी ऐसा कोई सिलसिला होता है तो कम से कम पेरेंट्स की बात में यही बात आती है कि अच्छा चले कुछ टाइम तो हुआ, चले हमारे साथ अब सुकून है कि मोबाइल साइड में, तो हमारे साथ भी कोई गपशप करने का टाइम मिला। वरना वापसी जाते, वापस जाने के बाद कोई अपने मोबाइल पे, कोई अपने मोबाइल पे, कोई अपने मोबाइल पे, मतलब वो फिर आपका एक, लेकिन जाहिर सी बात है वो भी एक टाइम, वालिदैन को तो टाइम दिया ही नहीं जाता। मोबाइल ऐसी चीज है कि कुछ भी नहीं, और वो बेचारे बैठे होते हैं कि ये क्या हो गया। ऐसा ही है, हमारे साथ कोई बात करने वाला भी नहीं, बात करने वाला भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है जी, ये चीज एक ऐसी आ गई जिसकी वजह से फायदे तो बहुत सारे हैं हमें मिले हैं, लेकिन नुकसानात भी बहुत सारे हैं। अच्छा जी, मजीद भी इन चीजों को, डिस्कशंस को आगे लेके चलेंगे, लेकिन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव, शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों और फलों के क्या रेट्स हैं। जी, मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट में गरीब के लिए खरीदारी दिन ब दिन मुश्किल तर होती जा रही है, क्योंकि महंगाई जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर हम आज के ताज़ा भाव की बात करें तो सब्जियां हैं, उन्होंने भी ऊंची उड़ान भरी हुई है। फल जो हैं वो तो मुसलसल ही ऊंची उड़ान में रहते हैं, जिसमें प्याज को देख लें, प्याज 240 से 280 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। क्योंकि ये जो 240 का प्याज है ये ईरानी प्याज है, उसके साथ जो देसी प्याज है वो 280 में फरोख्त हो रहा है। लोकल प्याज जो है वो कम आ रहा है, जिसकी वजह से प्याज की कीमत बढ़ी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि 1 महीने तक उम्मीद है कि प्याज की कमी में वाक़ई आएगी, क्योंकि प्याज की नई फसल आएगी। पिछली फसल तो सैलाब के दिनों में तबाह हो गई थी, जिसकी वजह से प्याज का माल जो है वो कम है, बाहर से मंगवाया जा रहा है, जिसकी वजह से प्याज बहुत ज़्यादा महंगा है। इस हवाले से प्याज पर इतनी ज़्यादा बात इसलिए की जा रही है क्योंकि प्याज पहले 60, 40, 80, 100 रुपये फी किलो तक मिल जाता था, और अब डबल सेंचुरी क्रॉस करके तीसरी सेंचुरी मुकम्मल करने को है। लेकिन अभी भी एक उम्मीद है कि हो सकता है 1 महीने तक प्याज की कीमत में कमी है। वो प्याज के बारे में तो शहरियों का ये कहना है कि पहले प्याज काटते वक्त आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन अब प्याज खरीदते वक्त आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि प्याज की कीमत इतनी ज़्यादा है। बाकी सब्जियों की बात करें, जिसमें देसी लहसुन 400 में, अदरक 320 में, लीमू 160 से 240 में दस्तयाब है। बाकी दीगर बुनियादी सब्जियों में हरी मिर्च 160 में, शिमला मिर्च 120 में, टमाटर 60 रुपये में, मटर 80 रुपये फी किलो में, आलू 60 रुपये फी किलो में, मौसमी सब्जियों में गाजर, मूली, शलजम, मेथी ये जो है 40 से 60 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में फरोख्त हो रहे हैं। इसके साथ फलों की बात करें तो फलों में सेब और केले महंगे होने लगे हैं। केले जो हैं वो 200 रुपये फी दर्जन तक पहुँच गए हैं। सेब जो हैं वो पहले 200, 280 में मिलते थे, सेब 320 में फरोख्त होने लगे हैं।
अंगूर जो है जो 400 में मिल जाता था वो ख़त्म हो चुका है। सुंदर खानी अंगूर 600 में दस्तयाब है। स्ट्रॉबेरी की कीमत कम हो रही है मुसलसल, स्ट्रॉबेरी 600 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी है। इसके साथ बाकी फलों की बात करें जिसमें चीकू और पपीता जो है वो 240 रुपये फ़ी किलो में, कीवी जो है उसका डब्बा 460 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से भी फ़रोख्त हो रहा है। खुश्क खजूर जो है वो 320 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। मौसमी फलों में फ्रूटर मार्केट से गायब हो चुका है, उसका सीज़न ख़त्म हो चुका है। कीनू जो है वो 80 से 120 रुपये फ़ी किलो में, अमरूद लोकल अमरूद 120 तक, जबकि लाड़काना का अमरूद 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। ओवरऑल अगर हम मुल्तान में सब्जी और फलों की कीमतों की बात करें तो महंगाई की लहर अभी भी बरकरार है। जिस तरह दीगर बुनियादी चीज़ों में महंगाई ने परेशान किया हुआ है, वहीं सब्जी और फलों की कीमतों ने भी शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। अच्छा, वाकई अब जैसे कीमतें बढ़ी हैं ना, पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में जैसे इजाफा हुआ है, उसी तरह हम देखते हैं अब आपकी जितनी भी खाने पीने की अशियाँ हैं उनमें भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है कि लोग अभी इस चीज़ से भी जो है वो परेशान दिखेंगे कि खाना पीना कैसे है। तो अच्छा जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, जिसमें टॉन्सिल्स के हवाले से आप क्या एहतियात क्या करनी चाहिए, क्या एहतियात करनी? देखिए, टॉन्सिल्स के लिए जो है सबसे बड़ी एहतियात, इसमें उससे पहले कि एहतियात की तरफ जाऊं, मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि जब टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अक्सर टॉन्सिल्स में पस पड़ जाती है और गला अगर उस बच्चे का देखा जाए तो वहाँ पर पस आपको जो है वो नज़र आती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन बढ़ जाती है, स्पूटम बहुत ज़्यादा निकलना, कभी ग्रीनिश निकलता है, कभी वाइटिश, कभी येलोइश निकलता है। तो वो स्पूटम जो है अगर वो ब्रोंकाइज की तरफ और लंग्स की तरफ चला जाए तो वो फिर ब्रोंकियल अस्थमा या उसकी तरफ भी ले जा सकता है और अगर मुसलसल रहे तो ट्यूबरकुलोसिस की तरफ भी ले जाता है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए उसका ट्रीटमेंट जो है वो करवाना चाहिए। एहतियात यही है कि बच्चों को सर्दी से बचाएं, उनको फ्लू नज़ला से बचाएं और ऐसी ग़िज़ाएं दें कि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। जब इम्यूनिटी बूस्ट होगी, इम्यूनिटी बेहतर होगी तो इंशाल्लाह वो इन प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। जिन बच्चों में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है वही जो है बैक्टीरिया और वायरस का शिकार होते हैं और डिस्टर्ब होते हैं और फिर ये टॉन्सिलाइटिस और दूसरी बीमारियां उनके साथ साथ होती हैं। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि उनकी ग़िज़ा बेहतर करें, उन्हें खट्टी चीज़ों से, कोल्ड ड्रिंक से, आइसक्रीम से और बाज़ारी चीज़ों से बचाएं और घर की अच्छी ग़िज़ाएं दें और फ्रूट दें। ख़ास तौर पे इस मौसम में जो है ड्राई फ्रूट लाजमी बच्चों को दें ताकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट रहे, बेहतर रहे, जिससे जो है बच्चे की सेहत बेहतर रहेगी। सही सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने और बहुत सारी अवेयरनेस जो है हमारे लोगों तक पहुंची। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जी महविश हनीफ, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं महविश? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, महविश से आज हम बात करने जा रहे हैं कि अपने फैसले जो हैं वो खुद लेना कितना ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं अपने इंसान जो है वो बड़ा कंफ्यूज सा नज़र आता है। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसमें हमें जो है बड़ी कमी सी फील हो रही होती है और हम अपने जो फैसले हैं वो किसी और के ऊपर डाल देते हैं कि अच्छा वो शायद हमारे लिए कोई बेहतरीन फैसला कर देगा। तो इस पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ उसामा तो मौजूद ही हैं। उसामा से भी बातचीत जो है वो चलती रहेगी, इनके अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी सुनेंगे हम। महविश, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियों को एंजॉय कर रही हैं? जी। अच्छा, एकदम से ऐसी मगर लगता है ठंड लग गई है महविश को, एकदम से ना बिल्कुल ऐसे आहिस्ता से जवाब दिया। अच्छा महविश, सबसे पहले तो इस हवाले से जान लेते हैं ना कि अपने फैसले लेना खुद कितना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा मौजू है, मैं समझती हूँ हमें सबको इस पर जितना हम समझ सकें इसको उतना ही बेहतर है। कि देखिए, जब हम अपना फैसला खुद लेते हैं या किसी और से मशावरत करते हैं तो ये एक बड़ा ही बारीक सा और बड़ा अहम तरीन पहलू है। जब आप फैसला ले रहे होते हैं आपकी तकदीर उस टाइम पे बन रही होती है। मीन्स अगर आपका बच्चा 9th क्लास में है, आपने सोचा कि मैं इसको 9th 10th में क्या सब्जेक्ट रखवाऊं, आपने उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस सब्जेक्ट में डाल दिया, आपने उसको आर्ट सब्जेक्ट में डाल दिया। ये आपकी चॉइस थी? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हमने क्या किया, फलां बंदे से मशवरा किया। क्यों? क्योंकि वो अब से 10 साल पहले इस लेवल पे था और उसने यहाँ पर आके साइंस सब्जेक्ट को चूज किया था और वो आज
अच्छी खासी आमदन करे, हम जाके उससे मशवरा लेंगे। क्या हमने ये देखा कि हमारे बच्चे के अंदर वो एबिलिटी है, क्या वो इस काबिल है कि वो वाला वैसा कर सकता है? हो सकता है अल्लाह ताला ने उसको किसी और चीज के लिए बनाया हो, किसी और मकसद के लिए बनाया हो। हमें अपने फैसले खुद करने चाहिए, अपनी पावर को देखकर, खुद को देखकर, अपने बच्चों को देखकर कि हम क्या कर सकते हैं। हमने देखा जी वो तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो वहां पर अगर उन्होंने वो काम स्टार्ट किया वो बहुत अच्छा किया। जी आपने ये किया, कितने में स्टार्ट किया, कैसे किया, कब किया, हम कर ले जी, कर ले। क्या आपने ये देखा कि उसने क्या क्या चीज बेयर की, वो इस लेवल पे पहुंचा है, वो यहाँ पर बैठा है, वो कितनी चीजों को फेस करके आया हुआ है। इवन कि अब तो ये होता है कि अच्छा मैंने ये खाना है, मैं ये 2 चीजें मैं क्या खाऊं, हम ये भी नहीं सोच पा रहे होते कि हमारे लिए क्या बेहतर है। अच्छा मेरे पास 2 ड्रेस हैं, 3 है, मैंने ये पहनना है, मैंने वो पहनना है, आप बताएं मैं क्या पहनूं। हम दुखी हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। भाई आप रो लें, आपका दिल हल्का हो जाए। नहीं, हम रो नहीं रहे, हमें कोई बंदा चाहिए, हमें कोई सुनने वाला चाहिए, हम उसको बताएं, फिर वो कहे जी आपके साथ बहुत बुरा हुआ, फिर हम रो लें। अगर वो कहे नहीं आपके साथ बुरा नहीं हो तो हम भी उसको अच्छा फिर हम हंस लें। अच्छा मैं इस हवाले से कहेंगे इंसान को कैथारसिस की जरूरत होती है ना, जी बिल्कुल यही चाह रहा होता है कि कोई ना कोई एक ऐसा इंसान हो जो आपको सुने। मैं ये नहीं कह रही कि आप कुरान पाक की जो आयत है कि वतवासो बिल हक वतवासो बिस्सब्र, कि आप देखें वतवासो बिस्सब्र तब बनता है जब आप अपनी चीज किसी दूसरे से शेयर करेंगे कि मैं इस गम में, इस परेशानी में हूं, या मैं इस मौके पर हूं, मुझे यहाँ पर क्या डिसीजन करना चाहिए। मुशावरत करें, लेकिन हम लोग टोटली डिपेंड हैं दूसरों पर, अपनी सलाहियत को दबा के बैठे हुए हैं कि हम भी तो कुछ कर सकते हैं ना। नहीं, हमने सोचना वो जो अल्लाह ताला ने इतनी हैवी मशीन आप दिमाग नाम की चीज सर में डाली है, हमने उसको बिल्कुल बंद करके रख दिया है। हमें कुछ खाना है, हमें कुछ पीना है, हमें कहीं जाना है, किसी से बात करनी है, किसी के घर जाना है, कोई चीज लेनी है, हमें हर चीज में किसी का मशवरा चाहिए। मशवरा बाकायदा एक और राय चाहिए। अपना फैसला हम खुद नहीं कर पाते। मैंने जाना है, मैं रेड पहनूं या मैं ब्लू पहनूं, क्या पहनूं, मुझे कोई और बताए। मैंने ये खाना है, मैं ये खाऊं, मैं वो खाऊं, मुझे कोई और बताए। मैंने पढ़ना है, मैंने छोड़ना है, मैं क्या करूं, मैं PhD कर लूं या मैं जॉब कर लूं, क्या करूं। उस मशावरत से मना नहीं करी, लेकिन जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, हर इंसान को एक सलाहियत के साथ पैदा की, अपना फैसला खुद करो। अच्छा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा, आपका फैसला गलत हो जाएगा। ये भी तो चांसेस हैं कि कोई और आपके लिए डिसीजन ले रहा है, वो भी तो गलत हो सकता है। उसने आपसे कहा जी आप PhD कर लें, आप पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आपने सोचा मैं इतने साल में कमा लूं, मैं अपना बिजनेस कर लूं, हो सकता है इसकी PhD के बाद मैं इसके लेवल के बराबर कमा लूं। नहीं जी, आपने उसके साथ PhD कर ली, उसके पास चांस आया, उसने गेन कर लिया, उसकी अच्छी इनकम है, आपके पास नहीं आया, तो उसका आपको दिया हुआ मशवरा ये आपके लिए उतना अच्छा साबित नहीं हुआ। अगर आपने सोच लिया कि मैं अपना बिजनेस करता हूं, मैं 2 साल 4 साल अपने बिजनेस को टाइम देता हूं, मैं उसके बराबर या उससे अच्छा कमा सकता हूं, अपने लिए फैसला करते नहीं हम। हमें हर टाइम एक ऐसा असिस्टेंट या ऐसा कोई चीज चाहिए, हमें बताते रहे। हम कोई इतना परफेक्ट नहीं होता, हर किसी का फैसला गलत हो सकता है, लेकिन खुशी होती है कि हमने अपना डिसीजन खुद लिया। अच्छा जब आप अपने फैसले खुद ले रहे होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है उसका ये होता है कि अगर वो गलत भी हो जाता है तो उसकी शर्मिंदगी सिर्फ आपको होती है, उससे आपको दूसरों को वो नहीं होता कि अच्छा यार इसने मेरे लिए, तो वो ज्यादा दुखी फील होता है ना कि यार इसने मेरे लिए गलत फैसला लिया। कि हमें पता होता है कि हमने ये करना है, लेकिन पता है वो एक तो रहा है कि एक दफा ये भी कह दे, माइंड सेट हुआ है, वो एक हो जाता है। और कभी कभी बहुत दफा ऐसा होता है। और कुछ लोग कहीं कहीं तो हमारा ये भी होता है कि जी हमने ये बनाया हुआ है, हमें अपनी गलती दूसरे के कंधे पे रखने के लिए जी उसने कहा था, मैंने ये किया, मैं इसलिए नाकाम हो गया। असल में ब्लेमिंग गेम बहुत है ना हमारे यहाँ। हमने अपनी गलतियों को कभी खुद से एक्सेप्ट भी नहीं करना ना, हमने दूसरे के ऊपर डाल देना है कि चलो यार अच्छा इसने इसके ऊपर ही डाल दो। और यही हमें बहुत डाउन करती है। जब हम अपनी गलती नहीं मानते ना तो हमारी सलाहियतें बिल्कुल दब जाती हैं। मैं अब 90% एक चीज के बारे में सोच के बैठी हूँ और मुझे पता है कि अगले बंदे ने भी यही कहना है जी आप कर लें। मैंने उससे पूछ लिया, उस बेचारे ने भी कह दिया कि आप कर ले, आप कर ले। अब जब मैं उसमें नाकाम हो गई, मैंने उसी को पकड़ लेना है। यही हम कर रहे हैं कि नहीं जी आपने कहा था और आज मैं यहाँ पर इस मौके पे नाकाम हुई हूँ। नहीं, उसने मुझे कहा था मैं इसलिए रह गई, उसने मुझे कहा था। आप अपने सेल्फ डिसीजन खुद लें, छोटे मोटे डिसीजन खुद लें। अच्छा आपने खा लिया, आपको जुकाम हो गया, आपने आइसक्रीम खा ली, आपको जुकाम हो, ठीक हो जाएगा। आपने अपने लिए डिसीजन तो खुद लिया, अपना फैसला तो खुद लिया। जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी, एटलीस्ट आप उसको यूज तो करके देखें। अच्छा ये बड़ा जरूरी है। फिर सबसे बड़ी जो बात आ जाती है वो आ जाती है खुद एतमादी। बिल्कुल। खुद एतमादी जो है अगर आपके अंदर है तो आप
सारे काम जो है वो बड़े अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर घुमा फिरा के हम आ जाते हैं खुद एतमादी कैसे पैदा की जाए। जी, ये भी एक बहुत अहम तरीन पहलू है। बच्चों जब अब इतना सा मेरी हमजिन्स या ऑपोजिट इतना सा एक जानदार, मैं कह सकती हूँ इंसान को जानदार, वो मुझे दिया जाए कि मैं उसको बड़ा करी, मैं उसके लिए सारे डिसीजन खुद ले रही हूँ। वो जो उसकी डिसीजन लेने वाली पावर थी उसको नहीं पता कि मैं कुछ डिसाइड कर सकता हूँ। उसने ये किया, नो आप इसको छोड़ दें, ये नहीं वो। तो उसका माइंडसेट बनता गया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकता, यानी कि वो एक गुलाम दिमाग पैदा हो गया। एक दिमाग को हमने गुलाम बना के रख दिया कि नहीं, मेरे लिए वो मुझे बताएगा तो मैं ये करूंगा, मुझे वो बताएगा तब मैं ये करूंगा। अब मैं बैठा हूं, मैंने चाय पीने में बैठी हूं, नहीं वो मुझे कहेंगे क्यों, क्योंकि जब वो इतना सा जानदार जिसको मैं बड़ा कर रही हूं, मैंने उसका माइंडसेट ऐसा बना दिया कि मैं ही उसको बताऊंगी। वो एक रिमोट बना दिया, रिमोट उसकी लाइफ का मेरे हाथ में। तो हमें चाहिए कि उनकी लाइफ का रिमोट उनके हाथ में दो। हाँ, जाहिर सी बात है, लेकिन वही बात आ जाती है कि जाहिर सी बात है हम जो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं तो वो जाहिर सी बात है हमें अच्छा और बुरा सिखा रहे होते हैं, क्योंकि तरबियत भी बड़ी ज़रूरी है। जो हम आजकल देखते हैं तरबियत का फुकदान नज़र आता है, वो यही होता है कि अभी हमने बहुत सारी चीज़ों में अपने बच्चों को बिल्कुल उनके ऊपर छोड़ दिया है, तो उससे भी काफी ये चीजें हमारी जो हैं कुछ और, यानी स्कूल आप अपनी पसंद का रख ले, बच्चे को होमवर्क उसकी मर्जी से करने दे कि आपने ये 3 नोटबुक्स हैं, आपने इसका करना है, ये आप बताएंगे आपने कब किसका किस टाइम पे करना है, ये आपके पास 2 और हैं, आप बताएंगे आपने किस टाइम पे टीवी देखना है, किस टाइम पे आपने किस टाइम पे आपने वर्क करना है। तो यहाँ से वो भी डिसीजन ले रहा है और आप उसको देख भी रहे हैं। अच्छा भाई, ये कि बच्चों को सवाल करने दे, मैं इस हक में हूँ। अगर हम कहीं ना कहीं बच्चों को शटअप कॉल दे देते हैं कि अभी इस पे बात नहीं करनी, ये नहीं पूछना, अगर बच्चे कुछ पूछ रहे हैं तो उन्हें कुछ जो पूछ रहे हैं उनको आपके पास उसका जवाब होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि अगर वो सवाल कर रहा है तो उसका जवाब भी आए और बेहतरीन जवाब आए ताकि वो उससे कुछ सीखे। बिल्कुल ऐसा। मुझे तुमने वो क्या कहते हैं, हाँ, मैंने कहा कि पहले वो जरा पाकिस्तान हो गया, तब थोड़ा सा सुबह जाग भी जाए। हाँ, थोड़ी एनर्जी लेवल जागना भी जरूरी है, बूस्ट करके जाए। बिल्कुल ऐसा। बहुत मजेदार सॉन्ग था, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही इसका तुमने इसका मैशअप बनाया। मैशअप बनाया, ये बेसिकली उनके लिए जो कभी हर चीज होनी चाहिए ना आपके पास। हाँ, अच्छा, बड़ा मजेदार लगता है मैशअप, थोड़ी थोड़ी चीजें आपके साथ अटैच हो रही हैं और वो जो सॉन्ग्स बड़े अच्छे। एक तो बच्चों के हवाले से भी थोड़ी सी बात करूंगी मैं भी, कि बच्चों के हवाले से हम लोग ये देखते हैं कि जिस तरह पहले बात हुई, बच्चे अपने स्टडीज़ के हवाले से या अपना कोई भी उन्होंने सब्जेक्ट चूज़ करना है वो नहीं कर पाते। जिस तरह अगर हमने कहा कि बच्चे का इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो हमारा ये होता है मसला कि हमने साइंस में पढ़ाना है, हमारी ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा जो है वो डॉक्टर ही बने। अगर बच्चे की है तो बच्चा कुछ और बनना चाह रहा होता है, तो उस फैसले में क्या करना चाहिए जो पेरेंट्स आपके लिए डिसीजन ले रहे होते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें अपने बच्चे को देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको किस सलाहियत के साथ पैदा किया है। मीन्स आपका एक ड्रीम था कि आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, हो सकता है अल्लाह ताला ने जो उसको एबिलिटी दी हो वो राइटर हो, ये आप किसी को सिखा नहीं सकते। जो आप अंदर से अल्लाह ताला ने आपको दी है, आप उससे जब लिखते हैं तो वो हमेशा बाकी चीजों से मुनफरिद आपको नजर आएगा। ऐसे हो सकता है वो कोई स्पीकर बन सके, यानी बहुत अच्छा बोल सकता हो, या ये हो सकता है कि आप उसको आर्ट्स में डालना चाहें और उसमें अल्लाह ताला ने तिब डाली हो, यानी कि वो डॉक्टर बन सकता हो। अब जो आपका बच्चा है, अब जो 9th क्लास में बच्चा जा रहा है वो 12-14 साल 15 साल का तो है, आपने 12-14-15 साल में ऑब्जर्व कर लिया कि अल्लाह ताला ने आपके बच्चे को कौन सी सलाहियत दी है। 2 चीजें आप उसके सामने रखें और दोनों गुड हो, आप सिलेक्ट कर चुके हो कि ये 2 चीजें, इसमें से जो भी सिलेक्ट करेगा ये सेफ रहेगा, आप उसको 2 चीजें दे दें कि या ये, उसकी डिसीजन पावर भी रहेगी, मेंटेन रहेगी, और आप उसमें से जो भी चूज करेगा वो कर लेगा। बाकी अपने फैसले खुद करें। आपका बच्चा है, आपको बेटर पता है कि वो क्या कर सकता है। अगर वो राइटर था, आपने उसको डॉक्टर बना दिया, वो कभी भी एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। वो तो अगर वो बन भी जाएगा तो बड़ा बेदिली वाला बस आप फेडअप हो जाते हैं बच्चे। फिर हम कहते हैं वो छोटी छोटी मुस्कुराहट है, कहाँ गुमोगे। फिर हम नन्ही सी मुस्कुराहटें ढूंढते फिरते हैं, क्योंकि हमने समझ लिया जी डॉक्टर बन गया तो शायद वो कामयाब तरीन इंसान हो गया, शायद वो इंजीनियर बन गया तो कामयाब तरीन इंसान हो गया। मैं ये नहीं कहती कि ये पैशन बुने हैं या ये सिलेक्ट माँ बाप को नहीं करना चाहिए, नहीं, आप करें, आप ही कहा कर, लेकिन आप देख लें कि आपके बच्चे का माइंड क्या है। कोई बच्चा आर्टिस्ट हो सकता है, उसकी पेंटिंग कमाल है, हम उसको इतनी से भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि भी आप कमाल
कमाल कर सकते हैं, नहीं, हमने उसको उठा के डाल दिया इंजीनियर बनाने। वो जो पेंटिंग कर सकता था, जो आर्ट बना सकता था, जो चीजों को एज इट इज उतार सकता था, उसको हमने कहा इंजीनियरिंग में डाल दिया। तो क्या वो इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। दो चीजों पे चल पड़ा, एक उसके इंटरनल और एक जो वो फिजिकली कर रहा है, वो ऐसे दो डायरेक्शन में चला गया। वो कभी भी किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो आप देख के फिर डिसीजन करें। थर्ड पर्सन तो आपके लिए कभी डिसाइड कर ही नहीं सकता कि आपको क्या करना है। अच्छा, फिर मैं खुद, क्योंकि एक्सपीरियंस हुआ, मेरे फ्रेंड बहुत अच्छे गिटारिस्ट थे, बट उसको ऐसा हुआ कि उसको कोई जॉब और प्रोफेशन ढूंढना पड़ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां, हम ये भी देखते हैं हमारा मुआशरा भी जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें हमारा जो इर्द गिर्द जो चीज़ें चल रही होती हैं उससे भी इंसान बड़ा मुतासिर होता है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान के ऊपर जिम्मेदारियों का जब बोझ पड़ता है या कुछ भी ऐसा आपकी ज़िंदगी में हो जाता है, तो आप उसकी तरफ से शिफ्ट हो जाते हो दूसरी तरफ। तो वो भी इंसान के लिए बड़ा मुश्किल फैसला होता है। आप अपने चीज़ों को जो है, अपने ख्वाहिश को दबा कर और आप एक जगह शिफ्ट हुए हैं जिम्मेदारियों। ये हमारे यहाँ बहुत चीज़ें हैं। हम अपने बच्चे को ना सिर्फ कमाना सिखाते हैं कि आपने जिस कमाना है, पैसा बनाना है, एक मुलाजिम बना दिया कि बस जरूरतें पूरी करते हो। खुशियों वाला जो हम कहते हैं ना, जो बच्चे को खुश कैसे रखना है, वो चीज़ हम भूल जाते हैं कि आपने खुशियाँ, अगर वो खुश रहेगा तो शायद वो आगे जाके वो खुशियाँ बांट भी तो सकता है। वो ये सिखाएगा, अपने बच्चों को ये सिखाएगा कि खुशियाँ कैसे बांटी जाती हैं, मुस्कुराहटें कैसे भी। जिंदगी ने तो चलना ही चलना है, अप्स एंड डाउन तो आएंगे। इसमें एक चीज मैंने देखी है अपनी लाइफ में, जो ये है कि आप अगर वो ये बात कर रही थी कि कैसे पता चले कि बच्चा कौन सा काम करना चाहता है, तो मेरा मानना ये है कि जो फ्री टाइम होता है ना हमारा, जिस काम में हम थकते नहीं है ना, बेसिकली वो हमारा पैशन है। बिल्कुल, आप उसी के लिए पैसे, हम उसमें थकते नहीं, हमें मंडे का इंतजार होता है। मतलब हम कहते हैं कि मंडे कब आएगा, या मैंने इस काम पे कब जाना है। जैसे म्यूजिक मेरा पैशन है, तो मैं हमेशा ही उस इंतजार में होता हूँ कि शो कब आएगा, मैंने परफॉर्म कब करना है, मुझे स्टेज कब मिलेगा। उस काम में थकता नहीं है इंसान। जैसे मेरी अब्बा ने मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं थी कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बन पाती। ऐसा ही है। तो मुझे था कि मैं शायद यही चीज जो मैंने चुनी, ये मैंने प्रोफेशन खुद से चुना, ये मेरा अपना डिसीजन था, तो बेसिकली तो मुझे इसमें खुशी होती है। तो मैं उसमें खुश हूँ। अच्छा, मेरी मम्मा ने, जब मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया तो फैमिली में कोई म्यूजिक नहीं करता था, और मैं पहला बच्चा जिसने गिटार उठा लिया, तो मम्मा ही थी जो कहती थी कर लो। जब मैं करने लगा, उन्होंने एक अच्छी बात की, मुझे अच्छा लगा। आज जाके वो चीज एहसास हो रही है। उन्होंने मुझे कहा, सामा म्यूजिक करो, जी भर के करो, बट एक चीज करनी है कि आपने एक डिग्री भी उठानी है। बिल्कुल। मुझे साथ में, मैंने कहा कौन सी करे, वो जो दिल करे। मैंने कहा क्या करूं, मुझे दो चीजें आती थी, या बोलना आता था या गाना आता था। फिर मैंने कहा डिग्री काफी सारी देखी, तो मुझे अच्छी लगी मार्केटिंग, BBA मार्केटिंग मैंने किया। तो जब मैंने वो किया, तो उसके बाद मेरी दोनों चीजें ही अल्हम्दुलिल्लाह सेटल्ड हो गई, मतलब वो चीजें चलने लगी। तो इनकी वाली बात है कि बच्चों को उस तरह लेके चलें कि वो जैसे थोड़ा उनको उनके फैसलों में थोड़ा आजाद कर दें, तो शायद हमारे बहुत सारी चीजें ना पैदा करें। तो अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, मजेदार बातें चली। दिल नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पास टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है। मैं भी बहुत शुक्रिया आपका। उसामा, बहुत शुक्रिया। जाते हुए आपसे एक अच्छा सा एक सॉन्ग सुनेंगे, और लाइव आज इनका एक सॉन्ग सुनेंगे मजेदार सा। आप भी इंजॉय कीजिएगा नाज़रीन। इसके साथ ही हमें दें इजाजत। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज, बहुत सारा ख्याल रखिएगा।